हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11, चैप्टर 9 ऑफ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाता है। ये कैसे? ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स और लॉज होता है जिसमें बताया जाता है कि किसी भी कंट्री को कैसे गवर्न किया जाएगा। ठीक है, और इसमें ये भी बताया जाता है कि वर्क जो गवर्नमेंट का वर्क होगा और क्या क्या राइट होंगे पीपुल के। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको क्या बताता है कि हमारा क्या अधिकार है और हम सबका क्या कर्तव्य है। ठीक है, जैसे कि डीपीएसपी में हम सबके कर्तव्यों को बताया जाता है और हमारे अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स में बताया जाता है। और इसमें गवर्नमेंट के लिए भी लॉज होते हैं कि इन्हीं लॉज को पालन करके गवर्नमेंट को देश चलाना होता है। ठीक है, क्या डू कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है? अब इस पे एक देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर सकते हो इसके बारे में? यस, कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज ओवर टाइम बेस्ड ऑन न्यू प्रॉब्लम इन सोसाइटी, पॉलिटिकल चेंज, न्यू गवर्नमेंट रिवोल्यूशन, न्यू आइडिया एंड नीड्स ऑफ द पीपल। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजिंग हो सकता है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बना कर गए हैं, क्या उसमें हम सब बदलाव कर सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए हम सब बोलेंगे हाँ, हम सब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि टाइम, देखो हर वक्त कंडीशन उस टाइप का नहीं होता है कि जिस टाइप का वो बना के गए थे उसी टाइप का कंडीशन अभी भी चल रहा हो। तो कंडीशन प्रॉब्लम जो होता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसको लेके भी कंडीशन को चेंज करना पड़ता है। पॉलिटिकल चेंजेस भी होते हैं, जैसे नए नए गवर्नमेंट आए, नए रेवोल्यूशन आए, उस चीज को लेके भी, और न्यू आइडिया और नीड ऑफ पीपुल को लेके भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग होता है। ठीक है, सोवियत यूनियन, जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से हम सब बता सकते हैं कि सोवियत यूनियन ना 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे 74 ईयर्स में, 1980, 1924, 1936, 1977 और 1991 में सोवियत यूनियन एंडेड, द रसिया मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1993। तो सोवियत यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो 4 बार चेंज हुआ था। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल तौर पे आप लिख सकते हैं कि सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार चेंज हुआ है 74 ईयर में। उसमें कब कब हुआ था, वो कब कब चेंज हुआ था? 1918 में, 1924 में, 1936 में, 1977 में। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही सोवियत यूनियन का मतलब सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ, जैसे कि वो सब टूट गए, तो 1991 में ना अपना, फिर उसके बाद उसके जो टूटने के बाद रसिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में बनाया। फ्रांस चेंज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मैनी टाइम्स। देखो, फ्रांस भी ये चीज किया है, जैसे कि सोवियत यूनियन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, वैसे फ्रांस भी किए हैं। तो इसमें क्या किया है, फ्रांस रिपब्लिक, फर्स्ट रिपब्लिक किए हैं 1793 में, सेकेंड रिपब्लिक 1848 में, थर्ड रिपब्लिक 1875 में, फोर्थ रिपब्लिक 1946 में और फिफ्थ रिपब्लिक 1958 में। ऐसे ही यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ना 200 ईयर्स ओल्ड बट चेंज 27 टाइम्स थ्रू अमेंडमेंट, और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में को भी ना 27 टाइम अमेंड किया गया है। ठीक है, तो अब ये सब हम सब देख लें कि फ्रांस में ऐसा हुआ है, रसिया में ऐसा हुआ है, यूएस में ऐसा हुआ, क्या हमारे इंडिया में ऐसा हुआ है? हाँ, हमारे इंडिया में भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये चीज किया है। ठीक है, इंडिया अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन कब? 26 जनवरी 1950 को, और उसी को अभी तक यूज कर रहा है। हाँ, इसमें कुछ कुछ रिप्लेस किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स मेक किए गए हैं चेंजिंग को लेके, चेंजिंग नीड को लेके। ठीक है, Why has India's constitution lasted so long? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना देर तक क्यों, कैसे चल रहा है? मतलब जैसे और सबके कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा, चाहे वो रसिया का ले लो 4 बार बदलना पड़ा, फिर उसके बाद सोवियत यूनियन का 4 बार बदलना पड़ा, फिर फ्रांस का ले लो उसका भी 6 बार बदलना पड़ा। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कैसे है कि इतना लास्ट लॉन्ग चल रहा है? क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग और वेल मेड है। इसमें बताया गया था कि डाइवर्स कल्चर और नीड्स के बारे में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि उसमें पहले से ही सब कुछ कर दिया गया था कि स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हर डाइवर्स कल्चर और फिर नीड को लेके वो काम करे। ठीक है, फार साइटेड विजन, तो इसमें ये नहीं इंक्लूड किया गया था किसी भी चीज को लेके, और ये भी बताया गया था कि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो फार साइटेड विजन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कि अभी ऐसा नहीं है कि अभी जैसा सिचुएशन है आगे जाके भी वैसा ही सिचुएशन रहेगा, तो वो सब क्या किए थे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए थे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, इट अलाउज चेंज थ्रू अमेंडमेंट टू मीट न्यू चैलेंजेस, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है
क्योंकि ना इसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर है जो, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है कि अगर कोई चीज को नहीं समझ पा रहे तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है? यस, इट कैन चेंज थ्रू अमेंडमेंट। तो ये किसके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से चेंज नहीं हो सकता, अमेंडमेंट उसमें किया जा सकता है। ये चीज को अच्छी तरीके से याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही ज्यादा रिजिड है कि वो चेंज नहीं हो सकता और ना ही फ्लेक्सिबल है कि उसको आसानी से चेंज कर लेंगे, क्योंकि ना उसमें कुछ कुछ है कि स्पेशल मेजोरिटी किसी किसी में लगता है। तो ठीक है, तो इतना भी आसान नहीं है कि चेंज कर सकते हैं, पर इतना भी मुश्किल भी नहीं है कि नहीं ही चेंज कर सकते, मतलब नॉट रिजिड है और नॉट फ्लेक्सिबल है, ठीक है। वाई डू कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू चेंज, और देखो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होने का जरूरत ही क्यों पड़ता है? तो देखो सोसाइटी चेंज होता रहता है, तो हम सब ये चीज तो देखते रहते हैं कि सोसाइटी चेंज हो रहा है, तो सोसाइटी चेंज होता है तो लॉ में भी चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी अगर नए तरीके से जी रहा है तो उसको भी, लॉ को भी नई तरीके का बनना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्यूचर के हिसाब से अमेंड किया जाना चाहिए। एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए कि करंट नीड को तो देखा ही जाए, पर फ्यूचर ग्रोथ को भी, ग्रोथ के लिए भी कुछ सॉल्यूशन रखा जाए, ठीक है। देखो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन सकता है कि हम अपना करंट नीड को देख रहे हैं कि हाँ अच्छा चलो ये अभी चल रहा है तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ, बट अगर फ्यूचर में ये चीज नहीं है, इसके अलावा कुछ हो रहा तो ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि हम अमेंडमेंट कर सके, तो ये एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्केर्ड और ऑर्डिनरी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्केर्ड और ऑर्डिनरी हो सकता है? कुछ कुछ पीपल सोचते हैं कि ना चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि हॉली बुक होता है ना, उनमें चेंजिंग नहीं होता, तो वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। बट ये ना ओवर थिंकिंग हो गया एक तरीके का, क्योंकि इंडिया व्यू क्या है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और चेंज केयरफुली व्हेन नीडेड, और इसको ना देखा गया है कि ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये माना गया है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि इसमें चेंजिंग नहीं करना चाहिए। चेंजिंग करेंगे ही तभी हम सब फ्यूचर के चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है और रिजिड है, ठीक है, बोथ है, ठीक है, और इसीलिए हम सब क्या कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। व्हाई इज अमेंडमेंट नीडेड? अमेंडमेंट किस चीज को लेके नीडेड हो सकता है? कोई भी करेक्ट करना है किसी भी मिस्टेक को लेके, ठीक है, कोई भी गलत तरीके से गलत कानून चल रहा है तो उसको हटाने को लेके भी कर सकते हैं हम सब अमेंडमेंट। कुछ एडजस्ट करने के लिए टाइम के अनुसार उसके लिए भी कर सकते हैं, कुछ टेम्पररी प्रोविजन को लेके भी कर सकते हैं, फेडरल बैलेंस बनाने के लिए भी हम सब अमेंडमेंट कर सकते हैं, और प्रोटेक्ट कोर वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम सबको अमेंडमेंट करना होता है, ठीक है। देखो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किस किस तरीके से होगा? हमारा आर्टिकल ना 368 में दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंड हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेंडमेंट होगा। पर अमेंडमेंट होगा कैसे? देखो अमेंडमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक इजी चेंज भी है, सिंपल मेजोरिटी लो और इजीली तरीके से चेंज कर दो, ठीक है। तो उसमें सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि ना जो नॉर्मल लॉ है ना उसके लिए सिंपल मेजोरिटी का जरूरत पड़ता है पार्लियामेंट का। इसमें ना 300 मेंबर आर प्रेजेंट, एटलीस्ट 151 मस्ट वोट फॉर इट। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। तो 300 मेंबर अगर हैं, सोचो कि 300 मेंबर है, तो अगर 151 भी इसमें वोट दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ठीक है, हाफ अगर दे दिए तो ये पास हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा लॉ है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट को लेके व्हाट कैन बी चेंज दिस वे, तो इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है? अगर इतना आसानी से हो सकता है तो इस आसानी वाले सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या चेंज हो सकता है? तो इसमें हो सकता है कि नया स्टेट को लेके बनाने को लेके हो सकता है, इलेक्शन के रूल और पार्लियामेंट प्रोसीजर को लेके हो सकता है, क्वेरम ऑफ पार्लियामेंट को लेके हो सकता है कि कितना सेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर का जरूरी नहीं होगा, ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। अब किसी किसी चीज में स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है कि अगर लोकसभा में 545% है तो ठीक है, तो जब तक 273 इसको एटलीस्ट प्रपोज नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक 273 है मतलब हाफ करना पड़ेगा, 2/3 करना पड़ेगा, और फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए। ये इतना हार्ड तरीके से, कुछ कुछ अब डिफिकल्ट है। तो ये इसमें क्या क्या आते हैं, अब ऐसा अगर प्रोसीजर हम सब लिए हैं तो इसमें हम सब क्या क्या चेंज कर सकते हैं? तो फंडामेंटल राइट में अगर चेंजिंग करना है तो इसके लिए हम सबको इतना मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। डीपीएसपी में चेंजिंग के लिए भी चाहिए, जुडिशियल पावर और पार्लियामेंट रूल्स का अगर कोई बात है तो इसके लिए हम सबको ना ये डिफिकल्ट स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट अप्रूवल मोस्ट डिफिकल्ट चेंज। अगर इससे भी ज्यादा कुछ चेंजिंग है
मतलब इससे भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है तो उसके लिए होगा स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, स्टेट अप्रूवल भी चाहिए, ठीक है। इसमें दोनों चाहिए। इसमें क्या होगा कि इसमें ना स्पेशल मेजोरिटी तो पार्लियामेंट का चाहिए ही, और हाफ स्टेट भी अप्रूव करे। जैसे अगर 29 स्टेट है हमारे, तो कितना होगा कि ना 14 या 15 अगर करेंगे, 15 करेंगे तभी हमारा क्या होगा, हाफ अगर किए तभी होने वाला है इसमें चेंजिंग, ठीक है। तभी उस चीज में चेंजिंग होने वाला। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पावर को लेके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट पार्लियामेंट को लेके, चेंज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर को लेके। मतलब कि इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये चीज इंक्लूड किया गया है। स्टॉप टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रपोजल, अप्रूवल, प्रेसिडेंट असेंट, बिकम लॉ। स्टेप्स, अब देखो स्टेप्स क्या क्या होने, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के स्टेप क्या होना चाहिए। तो पहला प्रपोजल होगा कि एक बिल दिया जाएगा, किसी भी आइदर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद उस बिल पे मेजोरिटी मिलेगा, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तब वो लॉ होगा और तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होगा। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक, तो वो है फर्स्ट अमेंडमेंट हुए हैं जो अलाउड किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्शन, इसमें 42nd अमेंडमेंट हुए हैं जिसको हम सब क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी कहते हैं, ठीक है। 44th अमेंडमेंट हुआ है, 73rd और 24th अमेंडमेंट हुए हैं, 86th अमेंडमेंट भी हुए। तो ये सब अमेंडमेंट हुए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेके भी केस हुआ है, जिसमें है केशवानंद भारती का केस जो सबसे फेमस है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि कुछ भी हो जाए ना, बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं हो सकता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है बेसिक स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेसी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सेक्युलरिज्म और फंडामेंटल राइट। तो ये सब चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे आप कितना भी अमेंडमेंट क्यों ना कर सके। तो इसीलिए हम सब क्या कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें अगर चेंज का नीड होता है तो वो चेंज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रिजिड है, और इसमें हमारे डेमोक्रेसी को भी मेंटेन किया जाता है। इसीलिए हम सब क्या कहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक जीवित कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। इस चैप्टर में बस यही बताया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और क्या क्या से अमेंडमेंट हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और फिर कैसे कैसे हमारा अमेंडमेंट होता है, तो किस किस प्रोसीड्यूर से होता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट का भी असेंट जो जरूरत होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।